ये कोई भी इंसिडेंट रे को मैंने एज्यूम किया है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए ध्यान से, तो जो मैंने पॉइंट लिखवाया है उसमें क्या समझाया आपको कि जो भी पैरेलल कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स मैं आपको जैसा एज्यूम करवा रहा हूं वैसा समझने का। आपको अगर वीडियो दिख रहा होगा, देखिए, जैसे कि अगर ये आपका क्या है, कोई एक सरफेस है, ऐसा मान लो कि हाँ इस प्रकार का कोई सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा उसका पैरेलल कंपोनेंट, बच्चों ये किधर से आ रही है, अगर आप क्या करो, इसको एक्स मान लो, ये आपका वाई कंपोनेंट है और ये ऊपर का क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप इसको एक्स और इसको वाई, और जो अंदर की ओर जिधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है ये हो गया एक्स, और ये ऊपर की ओर क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया जेड। क्लियर है? तो एक्स जो पैरेलल कंपोनेंट में, क्या बोल रहा हूं, पैरेलल कंपोनेंट जो होगा उसको चेंज नहीं करना है, बट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ रिवर्स कर जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। तो आपको खोजना पड़ेगा सर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसे बोलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट किसे बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मींस अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। दैट मींस अगर ये डायग्राम आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, और ये जो इंसिडेंट कर रही है रे ऑफ लाइट, ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है। तो इसका जब कंपोनेंट आप लोगे तो एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दूसरा पैरेलल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका भी सेम होगा कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, एक दूसरा पैरेलल टू दी सरफेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं करता है। सर पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं करता मतलब क्या होगा, इसका पैरेलल कंपोनेंट आप अलोंग दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तोड़ सकते हो। अगर वेक्टर के फॉर्म में हम बताएं आपको तो इसका कौन सा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, जेड कंपोनेंट इसका चेंज कर जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बताते तो इसका, अगर मान लीजिए ये एंगल आपका आई है और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर आई होता, या इसका कुछ मैग्नीट्यूड आप ले लो, ए ले लो इसको, अगर ए ले लेते तो इसका कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस आई और ए साइन आई। तो ए साइन आई क्या होता, चेंज नहीं होता, बट ए कॉस आई क्या होता, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर जाता। क्लियर है? तो अगर वेक्टर के फॉर्म में हम बताएं आपको तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में ये आपका पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट मींस जेड के कैप है, ये आपको समझ में आ रही है ना, ये जो अंदर की ओर से आ रही है रे ऑफ लाइट, ये अंदर से इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जेड कंपोनेंट, दैट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ चेंज कर जाएगा, दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपको गिवन हो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का वेक्टर फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपको पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब उसको आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एज चीज लिख सकते हो, बट जेड के कैप का जो कोफिशिएंट होगा क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिएगा आगे,
आपने एक पॉइंट तो लिख लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको मैंने E1 माना है, और जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इसको मैंने E2 माना है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मैंने वेक्टर के फॉर्म में अगर दिखाया, तो अंदर से बाहर की ओर रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किधर से, अंदर से बाहर की ओर आ रही है, क्लियर है ना, वो क्या आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो इसको आपने ले लिया पॉजिटिव, तो इसको पकड़ लिया नेगेटिव। चलिए ठीक है, तो अगर मैं, ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा E1 क्रॉस एन कैप, दैट इज इक्वल टू E2 क्रॉस एन कैप, ये हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसका नॉर्मल से एंगल क्या होगा, सेम होगा। और इसको वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं E1 क्रॉस एन कैप, और जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है उसका एंगल नॉर्मल से क्या होगा, हमेशा इक्वल रहता है। तो इस चीज को ही हम वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E1 क्रॉस एन कैप दैट इज इक्वल टू E2 क्रॉस एन कैप। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे प्रूफ करना है, इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिए क्योंकि मुझे इधर प्रूफ करना है। यहां मैं लिख लेता हूं E1 क्रॉस एन कैप दैट इज इक्वल टू E2 क्रॉस एन कैप। आपको ये कहीं भी थ्योरी में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर प्रूफ करता हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो जैसा कि मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब जिस पॉइंट पर एंगल आपको फाइंड आउट करना है वहां पर दोनों वेक्टर का सेम नेचर हो। सेम नेचर का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से दोनों जो वेक्टर है वो तो या तो आउटगोइंग होना चाहिए या इनकमिंग होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर आप इस पॉइंट को एज्यूम करोगे, दैट मीन्स जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इस पॉइंट को अगर आप एज्यूम करोगे तो यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जा रही है। दैट मीन्स एक रे ऑफ लाइट क्या इनकमिंग है, दूसरा आउटगोइंग है। तो इस दोनों के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस दोनों के बीच का एंगल हम I+R नहीं बता सकते हैं, ये बताना मेरा गलत होगा। तो अभी मुझे अगर फाइंड आउट करना है एंगल, तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी बता सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर नॉर्मल से एंगल कितना है, नॉर्मल से एंगल है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का R, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, एंगल R है। और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के एंगल की अगर बात की जाए तो ये एंगल आपका हो जाएगा, देखो बच्चों ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर कभी भी एंगल कितना बनता है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जबकि 180 माइनस आई, ये एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही तो एंगल होगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का अगर एंगल पूछा जाए तो यही तो होगा 180 डिग्री माइनस आई, ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। क्लियर है? तो अब देखिएगा, यहां से हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर दोनों का कंपोनेंट हम लें, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A क्रॉस B, वेक्टर में मैंने पढ़ाया ना, A क्रॉस B, A डॉट B, A क्रॉस B बराबर क्या होता है, क्या होता है, AB sin थीटा।
ए ए बी बी साइन साइन थीटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर भी मैं वेक्टर के हेल्प से लिख रहा हूँ, जो ये यूनिट वेक्टर है E1 कैप और नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल अगर लिखूं तो साइन आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन आई। दैट मीन्स को लिख सकता हूं मैं साइन साइन 180 डिग्री माइनस आई दैट इज इक्वल टू साइन आर। अब बच्चों साइन 180 डिग्री माइनस आई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यहां से प्रूव भी कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखिए मेनली अपने को रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का, अगर आपको इंसिडेंस रे ऑफ लाइट गिवन है, रे ऑफ लाइट का अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है इक्वेशन, और रिफ्लेक्टेड रे का अपने को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये हो गया सबका, इसको आप कॉपी कीजिए। हो गया सर। चलिए, थैंक यू। अभी देखिए इसके वेक्टर फॉर्म को हम समझते हैं फिर से थोड़ा सा और अच्छे ढंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि E1 जो E1 वेक्टर है, यहां पर देखिएगा आप, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसके वेक्टर फॉर्म को हम लोग दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है? परपेंडिकुलर किधर? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं, और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ही दो फॉर्म में लिख रहा हूं। E1 इज इक्वल टू, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बना है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, और दो कंपोनेंट कौन कौन सा है? एक तो है आपका E1 पैरेलल कंपोनेंट, और दूसरा है E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है? E1 पैरेलल को डबल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, और परपेंडिकुलर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट, ये यही इसका रिप्रेजेंटेशन है परपेंडिकुलर का। अब इसी प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। तो E2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू E2 कंपोनेंट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, मुझे मेनली फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इक्वेशन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के टर्म में।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि E2 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल कंपोनेंट सेम होता है, पैरेलल कंपोनेंट सेम होता है, ये कहने का मतलब ये है कि यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि ये आपका हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट, दोनों क्या पैरेलल कंपोनेंट है, और पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, दोनों सेम होता है। दैट मीन्स E2 वेक्टर के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, E2 पैरेलल कंपोनेंट के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि E1 पैरेलल कंपोनेंट। क्लियर है? प्लस अब देखना बच्चों कि मैंने आपको सिखाया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सिर्फ चेंज कर जाता है, तो दैट मीन्स E2 परपेंडिकुलर के बदले, इसके बदले हम लोग जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको रिवर्स डायरेक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स का क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के फॉर्म में इक्वेशन लिखा। अब देखिए थोड़ा सा इसको और हम लोग मॉडिफाई करते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E2 दैट इज इक्वल टू, बच्चों E1 परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या हम लोग E1 पैरेलल के कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E1 पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको आप दूसरे साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो E2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E1 परपेंडिकुलर, और ऑलरेडी यहाँ पर E1 परपेंडिकुलर है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -2 E1 परपेंडिकुलर। ये आपका एक वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का इक्वेशन गिवन है तो वहां से आप रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इक्वेशन आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का अगर वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है, पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। अनंतर देखिए, अगर इसी को आपको और अच्छे ढंग से लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि E2, चलिए चलिए प्रॉब्लम जो है जब नीचे के सेक्शन में आते तो होने लगता है, इसलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग कि E2 वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस 2 E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, और अभी इस पर मैं प्रॉब्लम भी आपको कराने वाला हूं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉब्लम करके देखते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं। चलिए प्रॉब्लम हो गया नोट डाउन, एक प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है।
लिखिए ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग a ray of light traveling in the direction a ray of light traveling in the direction 1 by 2 I cap plus root under 3 j cap. A ray of light traveling in the direction 1 by 2 I cap plus root under 3 j cap is incident on a plane mirror after reflection it travels after reflection it travels along the direction along the direction 1 by 2 I cap minus root under 3 j cap I cap minus root under 3 j cap full stop. The angle of incidence is रिपीट रिपीट करना पड़ेगा. A ray of light traveling in the direction 1 by 2 I cap plus root under 3 j cap incident on a plane mirror full stop. After reflection it travels along the direction 1 by 2 I cap minus root under 3 j cap. The angle of incidence is. तो बच्चों देखिए यहां पर आपको इंसिडेंस रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में गिवन है 1 by 2 I कैप प्लस अंडर 3 j कैप और ये आपको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इक्वेशन गिवन है वेक्टर के फॉर्म में. आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखिए बच्चों क्या दिया हुआ पहले इधर ध्यान से देखिए. चलिए हम लोग नया स्लाइड ले लेते हैं. ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है. दोनों का इक्वेशन गिवन है. ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का गिवन है 1 by 2 I कैप माइनस रूट अंडर 3 j कैप और जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इसका इक्वेशन गिवन है 1 by 2 I कैप प्लस रूट अंडर 3 j कैप. क्लियर है. आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो बच्चों देखिए अभी जस्ट मैंने अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस एंगल को वेक्टर के फॉर्म में ही फाइंड आउट किया था. ठीक है. हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर एंगल की बात की जाए तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये आपका नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या है 180 डिग्री माइनस आई. और ये एंगल कितना हो जाएगा ऑलरेडी? ये एंगल तो ऑलरेडी अगर आर लोगे तो भी एंगल आई इज इक्वल टू आर ही होता है. ठीक है. चलो लिख लेते हैं हम लोग आर, कोई दिक्कत नहीं.
अब अपने को फाइंड आउट करना है ये एंगल, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? The ray of light is traveling in the direction equivalent of the plane after reflection it travels along the direction 1/2 I cap minus 203 the angle of incidence is। तो यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर अपने को मालूम है, दोनों के बीच के एंगल को अपने को फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री माइनस आई हो गया। अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे से एंगल अगर कंसीडर करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? अगर ये एंगल हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं यहां से लेकर रिफ्लेक्टेड रे से लेकर ये एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 2i बोल सकते हैं। और दो वेक्टर अपने को गिवन है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालकर, तो ये देखिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मैं निकाल रहा हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस कॉन्सेप्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लेना आप। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि अपने को देखो दोनों वेक्टर मालूम है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का वेक्टर मालूम है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का वेक्टर मालूम है, दोनों के बीच के एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल भी अपने को मालूम है, ये कितना हो रहा है 180 माइनस 2i। तो अभी देखिए मैं लिख लूंगा इसको, cos 180 माइनस 2i इज इक्वल टू ए डॉट बी। बच्चों में डायरेक्ट निकालूं क्या? थोड़ा फास्ट देखना ध्यान से आप। मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने का बात करता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2 और इसका भी कोफिशिएंट आएगा 1/2। देखो 1/2 और 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4। मैं ब्रैकेट को हटा दिया हूं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पूरा अंदर में, 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस और फिर जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके √3 कितना हो जाएगा? अच्छा एक का माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 3/4 ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब हर एक का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, मैग्नीट्यूड कितना होगा। फर्स्ट का निकालोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/4 प्लस
फिर रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4 दैट मीन्स 1 हो जाएगा, तो दोनों 1 हो गया, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेनली ऊपर में बच गया आपका -1 माइनस 2/4 -1/2, ठीक है, -1/2 बच गया ऊपर में। cos 180 माइनस 2i इज इक्वल टू -2/4 हो गया था ना, 2/4 और अपॉन 1 है, तो देखो इसको लिख सकते हैं कि -1/2। अब बताओ आप cos कितने का वैल्यू होता है -1/2? cos 1 -1/2 किसका वैल्यू होता है? नहीं मालूम? cos cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 60 cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है। देखो जब भी अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ रहा है आपको, तो 90 सेकेंड पॉइंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। 120। हाँ, cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 30, cos 30 का वैल्यू -1/2। ये हो जाएगा cos, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 2i दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो 180 को इधर कर दोगे तो -2i इज इक्वल टू 180 या 120 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू -60, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर है, i इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों ये IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम है, ये पिछले बार 2017 में पूछा गया था, ठीक है। IIT JEE एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ या ना? नो सर। नो सर। सबको समझ में नो आया? सर। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आज इतना ही रहने दीजिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जिनके पास भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल आप कंपलसरी रूप से लीजिए और मॉड्यूल से होमवर्क कीजिए, ठीक है। मैं अभी होमवर्क आपको भेजता हूँ, वो सारे होमवर्क आपको सॉल्व करना है। चलिए थैंक यू।